नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार के खास नेता, जो नीतीश कुमार की करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, उन नेताओं ने अब खुलेआम बगावत कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता, उसी जनता दल यूनाइटेड के नेता जो लोकसभा में मोदी के वक्फ संशोधन बिल के साथ मजबूती से खड़े थे, ललन सिंह जो पूरी तरह भाजपाई नजर आ रहे थे, नीतीश से ज्यादा शाह को लेकर के उनकी निष्ठा नजर आ रही थी और वक्फ बिल के साथ खड़े थे, उसी जेडीयू के नेता वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ी मीटिंग कॉल करने वाले, और सिर्फ मीटिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वक्फ बिल की कॉपी को पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, खुला ऐलान कर दिया है। चाहे गौस साहब हों, अशफाक करीम साहब हों, बलियावी हों, सबका एक ही रुख है। अब किसी का रुख अलग-अलग नहीं है और कोई भी लीपा-पोती करता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये नेता हैं, ये कभी भी पलट सकते हैं। निजी तौर पर हम, हमारी टीम, हमारे कुछ साथी अशफाक करीम से लेके गुलाम रसूल बलियावी और गौस साहब सबसे बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या रुख है। बलियावी ने तो अपना एक वीडियो जारी कर दिया है और वीडियो में खुलेआम कह दिया है कि अब तो सब नंगे हो गए। कल लोकसभा की बहस में जो वक्फ संशोधन बिल पर बहस हुई है, उसमें सब नंगे हो गए। अब सब नंगे में इशारा किसकी तरफ इशारा? राजद तो बिल के खिलाफ थी, कांग्रेस तो बिल के खिलाफ थी। यानी सीधा सीधा अगर मैं उसके निहितार्थ निकालूं, तो ये मेरे विचार है। अगर बलियावी खारिज भी कर दे तो भी मैं उससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधा सीधा इशारा उनका है, और इशारा नहीं निशाना है नीतीश कुमार पर, कि नीतीश कुमार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान नंगे हो गए। ये सीधा नीतीश कुमार पर वार है। किससे क्या क्या बातचीत हुई है, क्या किसका रुख है, अशफाक करीम से लेके गौस साहब तक। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, कंट्रोल रूम। मनीष को जोड़िए फटाफट। स्वागत है मनीष आपका। हम ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि गुलाम रसूल बलियावी, उनका वीडियो ही हम चला दें। अभी कुछ जगह खबरें आई हैं, ये खबर पूरी तरह बाहर नहीं आई है, लेकिन हम चाहते हैं वो वीडियो चला दिया जाए। कंट्रोल रूम, जरा वीडियो प्ले कर दीजिए गुलाम रसूल बलियावी का। वीडियो चलाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये ज़िंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए आवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द
आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए। मनीष, ये तो बलियावी साहब थे। गौस साहब, अशफाक करीम, आपकी तो सबसे बातचीत हो रही है, क्या है अपडेट, क्या मूड चल रहा है? मतलब एक होता है ना कि आपसी संपर्क होगा सबका कि क्या अब आगे करना है, क्या रणनीति है, क्योंकि बड़ा सवाल है ये। चाहे मैं देख रहा था अशफाक करीम हो चाहे बलियावी हो, ये लोग नीतीश कुमार के ऐसे समर्थक थे। बलियावी का मैंने एक जगह देखा, उन्होंने कहा कि जो है जेडीयू का साथ देना ही देना होगा, जेडीयू का साथ नहीं देना गद्दारी होगी। अशफाक करीम बिल्कुल जो है मतलब राजद छोड़ करके आ गए नीतीश कुमार के साथ। ये लोग क्या मुंह लेकर के जाएंगे? राजनीति ललन सिंह बता रहे हैं और संजय झा बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है और मोदी जी उसी का हिसाब किताब कर रहे हैं, सब नाइंसाफी खत्म करके इंसाफ अब करने आए। मुसलमान अपना इस देश में इंसाफ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ कौन कर रहा है, अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश में किसान नहीं समझ पा रहे, सब दूसरा कोई समझता है। ऐसे ही किसानों को कहते थे कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, वो अपना हित नहीं समझ पा रहा है। सबका हित सिर्फ मोदी जी समझ पाते हैं और मोदी जी के आभा मंडल में जो लोग आ जाते हैं, जैसे ललन सिंह, संजय झा, ये सब के सब अब मोदीमय है, ये नीतीशमय नहीं है, मोदीमय है। तो ये मुसलमानों का हित तय करेंगे, तो फिर अशफाक करीम, गौस, बलियावी ये क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या होने वाला है जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में क्या होने वाला है? देखिए आशीष, जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं खालिद अनवर। हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन या संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहे तो वो अभी मीडिया के संपर्क में नहीं आना चाहते, लेकिन ये सभी आपस में बातचीत करके मुझे लगता है कि रणनीति बना रहे हैं। आज जो बलियावी का बयान है, बलियावी के बयान को सिर्फ आप मुस्लिम जेडीयू के मुस्लिम लीडर के रूप में मत देखिए, वो एक तरीके से कहा जाए तो अपने धर्म के प्रचारक भी हैं। बिहार, झारखंड, अलग अलग हिस्सों में वो जो है वो प्रचारक की भूमिका में भी बलियावी रहते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र रहता है। आप झारखंड में गिरिडीह में भी कार्यक्रम करिए तो वहां बलियावी दिखेंगे, और किशनगंज में कार्यक्रम करिए तो वहां भी बलियावी दिखेंगे। तो आज बलियावी एक तरह से कहे तो उन्होंने बगावत कर दी या मुखर हो गए। अंदर में आग सबके चल रही है, लेकिन वक्त का इंतजार हो रहा है। एक तो जो राज्यसभा में बिल पास होना है, दूसरा चाहते हैं जो बिल पास होगा तो फाइनल जो ड्राफ्ट बन के आए वो लोग चाहते हैं कि देख ले कि उसमें है क्या। जो जेडीयू की आपत्तियां थी और जो संजय झा कह रहे थे या ललन सिंह कह रहे थे कि जेडीयू की जो आपत्तियां थी उन आपत्तियों को हटा दिया गया, तो क्या जो ये आपत्ति जो ये बलियावी हो या अली अनवर, माफ करिए, अशफाक करीम हो, ये लोग जो आपत्ति जाहिर कर रहे थे उन आपत्तियों को दूर किया गया है या नहीं दूर किया गया है, ये उस चीज का एक तरीके से कहा जाए तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अगले 2 दिन में मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होगा, क्योंकि संकट इन नेताओं पर है। जेडीयू पर तो संकट है ही आशीष, इन नेताओं की संकट है, क्योंकि ये जो नेता हैं वो एक तरीके से नीतीश कुमार के वो चेहरे थे जो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाते थे, या ये दावा करते थे कि इनके बहाने मुस्लिम वोट इनके पास आता हो। बलियावी हो चाहे गुलाम गौस हो, ये लोग दावा करते थे कि मुस्लिम वोट ये शिफ्ट कराते हैं जेडीयू में, वो कांग्रेस या आरजेडी में नहीं जाती है। तो संकट इन मुस्लिम जेडीयू के अंदर उन मुस्लिम नेताओं के ऊपर हो गई है। जैसे बीजेपी एक तरीके से कहा है तो मुस्लिम विहीन पार्टी हो गई है, कह दिया जाए तो, वैसे ही जेडीयू के ऊपर जो है वो इस तरह का संकट मंडरा रहा है। और दिक्कत ये हो रही है कि इसमें से कई जो विधान पार्षद है, तो ये लोग विधान पार्षद के
माध्यम से जो है वो कोशिश करते हैं कि सदन में हाजिर हो जाए, या जेडीयू भी चाहती है कि उनको विधान पार्षद में जगह देके एमएलसी बना के कम से कम उनकी नुमाइंदगी दे दी जाए। लेकिन इनकी नुमाइंदगी का अब आशीष संकट है, क्योंकि अगर ये जब अब कुछ ही महीनों बाद, मान के चले 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, इनमें से कई चुनाव मैदान में भी जा सकते हैं, या इनके समर्थक चुनाव मैदान में जाएंगे, या बीजेपी जो जेडीयू के मुस्लिम चेहरे चुनाव मैदान में जाएंगे, वो किस मुंह से चुनाव में जाएंगे, वो किस नाम पर वोट मांगेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार या उनके आसपास जो ये मुस्लिम चेहरे थे, वो बड़े एक तरीके से ऐसे चेहरे थे जो मुस्लिम वोटों को शिफ्ट कराने के एक तरीके से काम करते थे, या मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते थे। तो ऐसी सीटें खासतौर पे जो सीमांचल का जो इलाका है, वहां पर जेडीयू की जो पकड़ है, वो पकड़ मुझे लगता है कि इसके बाद कमजोर हो जाएगी, और इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू के अगर कोई मुस्लिम विधायक जीत के आएंगे तो ये भी आशीष देखने की बात होगी, या असर की बात होगी, अगर आज की स्थिति में ऐसी जो मुस्लिमों को लेकर स्थिति बनी है वो। और इन नेताओं के ऊपर यही संकट मंडरा रहा है। ये नेता अपनी राजनीति की एक तरीके से कहे तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जेडीयू के अंदर इनकी अहमियत भी इसलिए थी क्योंकि ये मुस्लिम वोटों को अपने अंदर शिफ्ट कराते थे। अब ये मुस्लिमों के बीच, अपने समाज के बीच किस चेहरे को लेकर जाएंगे, असली संकट इनके अंदर ये पैदा हो रही है। आशीष, अच्छा, एक मनीष, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेडीयू की पूरी राजनीति अब से नहीं, समता पार्टी के दौर से, जो जेडीयू बीजेपी की शायद इकलौती ऐसी पार्टनर है जिसके पास हमेशा से मुस्लिम लीडरशिप भी रही और मुस्लिम मतदाता भी उसके साथ रहे। बाकी शिवसेना भाजपा की पार्टनर थी, भाजपा शिवसेना में ना मुस्लिम लीडरशिप थी, ना मुस्लिम मतदाता थे, उसके सपोर्टर भी नहीं थे, ना लीडर ना सपोर्टर। अकाली बादल थी पंजाब में, वहां पर मुस्लिम सपोर्टर उसके पास भी नहीं थे, लीडर भी नहीं थे मुस्लिम पंजाब में, हालांकि पंजाब में संख्या कम है लेकिन नहीं थे। इसके अलावा अन्य जितने भी साथी रहे, सहयोगी रहे, उनके पास मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम सपोर्टर नहीं रहे हैं। एक चंद्रबाबू है, चंद्रबाबू का भी बड़ा बेस है, मुस्लिम बेस, बड़ा बेस है। नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसी बेबसी है कि ललन सिंह जिस हिसाब से एक सपोर्ट देना होता, और एक ऐसा सपोर्ट देना होता है कि आप मुसलमानों को मतलब समझ लो कि और ठेस पहुंचा के सपोर्ट देना, एक सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट देना होता है। ललन सिंह की स्पीच आपने अगर सदन में सुनी हो, वो मोदी, नीतीश कुमार नहीं मोदी की पैरवी कर रहे थे। यहां तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो जो किया है वो भाजपा की वजह से किया है। ये बात उनकी स्पीच का हिस्सा है कि बिहार में बहुत कुछ नीतीश ने किया और हर चीज के पीछे बीजेपी वजह है। यानी नीतीश ने अगर अच्छा कुछ किया है तो बीजेपी की वजह से किया है। तो वो अपने ही लीडर को नीचा वहां करते आए, दिखाते आए। अब मुस्लिम नेताओं के सामने मजबूरी तो है कि वो अब नीतीश की पार्टी में रह के मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। दूसरी बात, बहुत सारे जो पत्रकार है, मतलब नीतीश का ने एक बना रखा था, वो क्या लाभ नीतीश कुमार से मिलता था उन सबको, तो ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कि वो कुछ भी हो जाए, मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा है और मुस्लिम महिलाएं हैं, वो जा करके नीतीश कुमार को ही वोट देंगी। क्या अब भी देंगी? क्या ये सवाल बड़ा है, क्या अब भी देंगी? इसके बाद मुझे तो नहीं लगता है कि जब आप सीधा सीधा उन पर अटैक कर रहे हो तब कोई, अब तो आप कोई ये भी नहीं बचा वो कर सकते ना कि चलो नहीं मोदी जी अलग है, यहाँ पर नीतीश जी हैं। जब नीतीश जी और मोदी जी एक हो गए तो फिर कैसे आप जाओगे उनके बीच? आशीष, अगर हम बीजेपी की रणनीति देखें तो आप देखें कि कितने चालाकी से बीजेपी ने किया है। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, पहले उस पार्टी से सांसद हुआ करते थे महबूब अली कैसर, यानी कि मुस्लिम को एक तरीके से कहा जाए तो वहां प्रतिनिधित्व मिलता था। तो पहले तो उसको, एलजेपी को, चिराग पासवान को मुस्लिम विहीन कर दिया। उसके पार्टी एकमात्र जो सांसद थे, उम्मीदवार थे, इस बार तो लोकसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी सांसद भी नहीं है, तो उसको पहले अलग कर दिया मुस्लिमों से। और अब नीतीश कुमार को बहुत चालाकी से मुस्लिमों से दूर कर दिया है। यानी कि अब जो बीजेपी अपनी राजनीति करना चाह रही है, वो चाह रही है कि एक जो दो ध्रुव की राजनीति होती है, बीजेपी चाह रही है कि किसी तरीके से वो दो ध्रुव की राजनीति हो जाए। हमारी बात हुई, जैसे किरण रिजिजू ने कहा कि 284 डेलीगेशन से वर्क वोट को लेकर बात हुई, तो हमने इनसे बात पूछा, जिन जेडीयू के जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई, मुस्लिम नेताओं से, उनसे पूछा कि आप उस डेलीगेशन में थे या आपके लोग थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लोग नहीं थे। तो
284 डेलीगेशन मुस्लिमों का किसने किरण रिजिजू से या केंद्र सरकार से बातचीत की, वो उसका रिकॉर्ड तो केंद्र सरकार के पास होगा। लेकिन जेडीयू के वो नेता नहीं थे उस डेलीगेशन में, जो डेलीगेशन या जो जेडीयू के नेता एक तरह से कहे तो उन्होंने बगावत का सुर अपना लिया है। गुलाम गौस जो है बिल पेश होने से पहले लालू यादव से मिलके आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं किसी कीमत पे जो है वो पास नहीं होने देंगे। उसके बाद जब बिल पास हो जाता है लोकसभा में तो बलियावी सामने आते हैं। अब राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद आशीष देखिए क्या होगा। मुझे लगता है कि परसों जो हमारी बातचीत हुई है उसमें लग रहा है कि 2 दिनों का उन्होंने समय मांगा है, यानी कि आज का और कल वो लोग बैठ के कोई फैसला करेंगे जो मुस्लिम जेडीयू के मुस्लिम चेहरे हैं, लीडर हैं, उसके बाद ये लोग कोई बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो जो जेडीयू के पास मुस्लिम वोट्स का उसको पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी राजनीति के तहत तोड़ दिया है, इस बात को मैं कह सकता हूं। पहले एलजेपी से मुस्लिम वोटों को खींचा, पहले माना जाता था कि रामविलास पासवान की पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं, एनडीए में उनकी हैसियत इसलिए थी कि वो मुस्लिम वोट को शिफ्ट कराते थे, तो पहले उनको उस हैसियत से दूर कर दिया। अब वो बीजेपी के बैसाखी पे ही चल रहे हैं चिराग पासवान। अगर बीजेपी का टिकट ना मिलता तो चिराग पासवान के पार्टी के एक भी सांसद नहीं जीत पाते, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। चिराग पासवान को अगर छोड़ दे, क्योंकि उनके पीछे तो रामविलास का नाम है, लेकिन उसके बाद जो सांसद जीत के आए हैं उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। उसके बाद बड़ी चतुराई से अब जेडीयू के पास जो मुस्लिम वोट थे उनको भी बड़ी चतुराई से बीजेपी ने अलग कर दिया है, और बीजेपी चाह रही है कि 2 ध्रुव की राजनीति हो। जो सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका था जहां पर जेडीयू के विधायक चुन के आते थे, जीतते थे, उनके लिए आने वाले समय में चुनाव जो 6 महीने बाद होंगे उसमें उनका दोबारा जीत के आना या उनका जीत के आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए गुलाम गौस या बलियावी जैसे नेता, भले बलियावी विधान परिषद में हो, लेकिन वो जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं, विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हैं पार्टी का, उस इलाके में जाते हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के वोटर ज्यादा हैं, उनको शिफ्ट करा के कितना, आप सोचिए कितना मुश्किल काम है। एक तो सीमांचल इलाके में हमने देखा कि ओवैसी ने भी अच्छी खासी पैठ बना ली थी पिछले चुनाव में, वहां से ओवैसी और तेजस्वी यादव इन सब के चंगुल से अगर कोई वोट खींच के लाता है जेडीयू का मुस्लिम चेहरा या मुस्लिम था, तो कितनी मुश्किल से उनके पास से वोट खींच के लाता है। अब इनको दिक्कत ये हो गई है कि ये चूंकि अब वोट खींच नहीं पाएंगे तो इनकी जेडीयू इनको रखेगी क्यों, जेडीयू में इनकी हैसियत रहेगी नहीं, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई भी ये लड़ रहे हैं। भले ये मुस्लिम का नाम ले रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनका अस्तित्व भी जेडीयू में तब तक है जब तक ये मुस्लिम वोट शिफ्ट कराते हैं। तो ये वक्त बिल के बाद जो है अब इनका रास्ता भी एक तरीके से बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि अब जेडीयू से बाहर हटने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें है, क्योंकि संजय झा का भी आज बयान है, संजय झा कह रहे हैं कि नहीं जो जैसा कि ललन सिंह ने जो भाषा बोली वही आज संजय झा भी बोल रहे हैं। तो ललन सिंह हो या संजय झा, आपने बता ही दिया कि दोनों की भाषा में कोई अंतर नहीं, वो पूरी तरीके से बीजेपी के पिच पे जो है वो खेलते हुए उसी की भाषा बोल रहे हैं। अब जो मुस्लिम चेहरे हैं जेडीयू के अंदर, उनके लिए पार्टी से बाहर जाने के अलावा अब मुझे नहीं लगता है कि कोई रास्ता है। खासतौर पे जो चुनावी राजनीति करते हैं उनके लिए ये स्थिति हो गई है कि उनको जेडीयू से बाहर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एक नेता ने यहां तक बताया कि नीतीश जी अपने कंट्रोल में नहीं है, ये तो आपको पता है। तो नीतीश जी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि नीतीश जी को कौन ऑपरेट कर रहा है। तो अब इसके बाद अब देखना होगा कि जो मुस्लिम चेहरे बन गए हैं, और 2 दिन बाद मुझे लगता है कि इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट आएगा, या एक तरीके से हो सकता है कि कोई बड़ा विस्फोट भी देखने को मिले। चलिए, बड़ा विस्फोट होगा, लेकिन विस्फोट क्या, ये तो पहले से ही बेसिकली राजनेता, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो अपने समाज के को छोड़ करके अपना अपनी गोटी सेट करने में लगे रहते हैं। जिस समय से देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सिंह इन्होंने बोलना शुरू किया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, तभी समझ जाना चाहिए था कि अब ये नीतीश कुमार की जेडीयू नहीं रह गई है, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो बिहार में डीजीपी और मुख्य सचिव की मीटिंग भी लेने के लिए केंद्रीय मंत्री, पहली बार ये तस्वीर देखा है कहीं पर कि केंद्रीय मंत्री जाकर के, मोदी का मंत्री जाकर, वो भले किसी पार्टी में, वो भले जेडीयू के ही मंत्री हो, वो डीजीपी की मीटिंग लेंगे, डीजीपी की मीटिंग में वो बैठ रहे हैं। तो यही संकेत है कि अब नीतीश के पास कुछ भी नहीं है। औपचारिक रूप से जितना दिन कुर्सी पर बैठे रहे, चुनाव तक उनके चेहरे का इस्तेमाल करना है, बस चुनाव तक इस्तेमाल होना है।
चुनाव के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत तय है, अब कोई दो राय नहीं है। और वो स्क्रिप्ट भी इसी में, सब कुछ पता होते हुए नीतीश कुमार को ये पता था कि उनकी राजनीति पर ये बहुत बड़ा चोट होने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार का जो था ना कि 30, 35, 25 पर रोकने की कोशिश होगी कि इससे ऊपर न जा पाए, तो 25-30 की व्यवस्था कर दी है अमित शाह ने, तारीफ कर करके। जैसे ट्रंप मोदी जी की तारीफ करते हैं कि बहुत हार्ड बार्गेनर है, और ये कह के सब कुछ ले रहे हैं, और मोदी जी चरणों में लोटे पड़े सब दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वही हाल नीतीश का है कि मोदी और शाह कह देते हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यही हमारे चेहरा होंगे, और नीतीश कुमार ऐसे मजबूर हैं कि उनको पता है कि हमारी तारीफ नहीं हो रही है, ये सब हमको खत्म कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी पर अपना जो बैठे वो कुर्सी 2-4 दिन ही और सलामत रहे, उस चक्कर में सब सौंपते जा रहे हैं। खैर, अब क्या होगा जेडीयू का, नीतीश कुमार समझे, नीतीश कुमार जाने। लेकिन बिहार के लिए खबर बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक सेकुलर चेहरा जिसकी राजनीति बिहार में 4 दशक की राजनीति रही है, वह व्यक्ति भी अपने राजनीति के अंतिम दौर में आकर के ऐसा कमजोर, बेबस और मजबूर हो गया कि उसकी पार्टी फूट रही है, टूट रही है, बगावत हो रही है, और वो सन्नाटे में पड़ा हुआ है, उसकी जुबान नहीं खुल रही है। इतने के बाद भी नीतीश कुमार फ्रंट पर नहीं आए, सामने नहीं आए, कुछ बोले नहीं। तो इसी से आप समझ लीजिए नीतीश कुमार की हालत क्या है। नीतीश कुमार अब तभी बोलते हैं जब उनको ये बोलना होता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, इसके अलावा उनके जुबान पर ताला रहता है। हमें इजाजत दीजिए, 2 दिन का और इंतजार कीजिए। रही बात कॉपी पढ़ने की, ड्राफ्ट जो है बिल की कॉपी हम लोग के पास भी आ चुकी है। अशफाक करीम, गौस साहब, किसी को चाहिए होगा तो मनीष बताइएगा, हम दे देंगे, वो लोग और जल्दी पढ़ लेंगे, थोड़ा तो और जल्दी फैसला ले पाएंगे। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।